हाय स्टूडेंट्स, माई सेल्फ मनीष कुमार और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट चैनल ट्रिकी केमिस्ट्री बाई मनीष सर। तो अपना जो चैप्टर चल रहा था वो चल रहा था रासायनिक बलगतिकी का। उसमें लास्ट क्लासेस में अपन ने डिस्कशन कर लिया था अभिक्रिया की कोटि के बारे में। तो लास्ट जो क्लास थी उसमें आभासी या छद्म प्रथम कोटि अभिक्रिया अपन ने देखी थी। आज जो अपन देखने वाले हैं अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक, मतलब अभिक्रिया का जो वेग होता है उसको कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं। ठीक है, तो मुख्य रूप से यहाँ पर 4 जो कारक होंगे उनका अपन डिस्कशन करेंगे। तो आप सबसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को कंप्लीट देखिए, जिससे वीडियो में दी गई आपको पूरी जानकारी मिल सके। वीडियो को आप बीच में छोड़ के जाते हैं तो आपको आधा जो नॉलेज है वो मिल पाता है। ठीक है, तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए आज की क्लास को अपन स्टार्ट करते हैं। तो टॉपिक अपना है अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक, और उसमें फर्स्ट है क्रिया कारकों की सांद्रता। ये मैंने आपको फर्स्ट क्लास के अंदर भी बता दिया था कि क्रिया कारकों की सांद्रता और अभिक्रिया का वेग। जो अभिक्रिया का वेग है उसको लिख सकते हैं आर से, स्मॉल आर से, और क्रिया कारकों की जो सांद्रता होती है उसको लिख सकते हैं कैपिटल आर, और बड़ा कोष्टक जो है वो होता है सांद्रता। ठीक है, तो मैंने ये बताया था कि किसी भी अभिक्रिया का जो वेग है, कोई भी अभिक्रिया जो होती है उसका वेग स्टार्टिंग में सबसे ज्यादा होता है, जिसको अपन बोल रहे थे प्रारंभिक वेग। स्टार्टिंग में सबसे ज्यादा होता है जिसको अपन क्या बोलते हैं, प्रारंभिक वेग। तो प्रारंभिक वेग ज्यादा क्यों होता है, या बाकी वेगों की तुलना में प्रारंभिक वेग का मान ज्यादा क्यों होता है? उसका कारण जो था वो था कि क्रिया कारक जो होते हैं, क्रिया कारक वो प्रारंभिक अवस्था में बहुत ज्यादा होते हैं। देखो, क्रिया कारक के ज्यादा होने का मतलब क्या हुआ? क्रिया कारक शब्द का मतलब क्या होता है? मतलब होता है क्रिया करने वाले। इसका मतलब जो काम करेगा उसी से उसका वेग जो है वो बढ़ेगा। ठीक है, जितने ज्यादा लोग काम करेंगे उतना ज्यादा अभिक्रिया का जो क्या होगा, वेग होगा। अभिक्रिया का मतलब ऐसे भी नहीं है, बिल्कुल सिंपल सी चीज है। जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था, किसी गोदाम को खाली करना है या उसको भरना है तो ज्यादा क्रिया कारक लगाने पड़ेंगे, ज्यादा मजदूर लगाने पड़ेंगे, तो उससे क्या होगा, वो जल्दी खाली या जल्दी भर जाएगा। अपने पे डिपेंड करता है अपन उसको खाली कर रहे हैं कि भर रहे हैं। ठीक है, तो क्रिया कारकों की सांद्रता और अभिक्रिया के वेग में कौन सा संबंध हुआ? समानुपाती का। इसका मतलब इसको लैंग्वेज में लिखेंगे तो ऐसे कह सकते हैं कि किसी भी अभिक्रिया जो है उसका वेग क्रिया कारकों की सांद्रता बढ़ने पर बढ़ता है, या फिर ऐसे भी कह सकते हो कि रासायनिक अभिक्रियाओं का वेग क्रिया कारकों की सांद्रता के समानुपाती होता है। और निष्कर्ष क्या आएगा, जैसे जैसे क्रिया कारकों की सांद्रता कम होती जाएगी वैसे वैसे अभिक्रिया का वेग जो है वो क्या होता जाता है, घटता जाता है। ठीक है, दूसरा जो कारक है अपने पास वो है यहाँ पर ताप का प्रभाव। दूसरा जो कारक है वो है ताप का प्रभाव, मतलब ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, तो ताप बढ़ाने पर ऊष्मा शोषी अभिक्रिया ऊष्मा क्षेपी नहीं होनी चाहिए, मतलब गैसीय अभिक्रिया नहीं होनी चाहिए, गैसीय है। अगर अभिक्रिया ऊष्मा शोषी है, ऊष्मा शोषी अभिक्रियाओं का ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया का वेग क्या होता है, बढ़ता है। कौन सी अभिक्रियाओं का? ऊष्मा शोषी। ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया नहीं होनी चाहिए, किसके ऊपर लागू हुए? ऊष्मा शोषी अभिक्रियाओं पर। और इस कारक को अपन बहुत विस्तार से भी देखेंगे, इसमें डेरिवेशन भी देखेंगे। कौन सी अभिक्रियाओं के लिए? ऊष्मा शोषी अभिक्रियाओं के लिए। तो ऊष्मा शोषी अभिक्रियाओं का ताप बढ़ाने पर, ये मैंने आपको सेकंड चैप्टर में विलियम में बताया था, ये ऊष्मा शोषी अभिक्रियाओं का ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया का वेग जो है वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है। अब इसका कारण है ना, कारण अब मैंने बताया आपको कि इसको और इस कारक को अपन विस्तार से पढ़ेंगे तो वहां पर कारण बताया जाएगा आपको कि ताप बढ़ाने पर ऐसा क्या हो जाता है जिसकी वजह से वेग बढ़ने लग जाता है। ऐसे ही जो उत्प्रेरक होता है ना, तो उत्प्रेरक की उपस्थिति में भी अभिक्रिया का जो वेग होता है वो क्या होता है, ज्यादा होता है। इसका भी कारण बताया जाएगा आपको। एक ऊर्जा होती है जिसको बोलते हैं सक्रियण ऊर्जा। अभी पता नहीं चलेगा सक्रियण ऊर्जा किसे कहते हैं। ये उत्प्रेरक है ना, उसको कम कर देते हैं, और ये जो है ना वो गतिज ऊर्जा को बढ़ा देते हैं। अभी आप केवल इनका शॉर्ट में मतलब ध्यान रखो, मैंने आपको कह दिया इन दोनों कारकों का अपन विस्तार से आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो ताप का प्रभाव भी समानुपाती का संबंध था। उत्प्रेरक की उपस्थिति हुई अगर, मतलब ऐसे कह सकते हैं किसी अभिक्रिया में उत्प्रेरक मिलाने पर उस अभिक्रिया का वेग क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। उस अभिक्रिया का वेग क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ठीक है, और एक आखिरी कारक जो आपको याद रखना होता है, क्रिया कारकों का पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्रिया कारकों का पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्रिया कारकों का पृष्ठीय क्षेत्रफल। पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब सरफेस एरिया, मतलब इसको भी आप देखो बिल्कुल आसानी समझ सकते हैं। ये जो है ना वो है पृष्ठीय क्षेत्रफल के समानुपाती। तो सभी कारकों में आपको दिखाई दे रहा होगा कि सब में कौन सा संबंध आया यहाँ पर, समानुपाती का। अब ये जो है ना, ये इसमें समानुपाती का संबंध कैसे हुआ, एक सिंपल एग्जांपल समझो। देखो आप इसको करना क्या है आपको,
आपके पास मान लो एक कोई भी पदार्थ है ठोस अवस्था में, जैसे मान लो नमक ही है, नमक वो ठोस अवस्था में, उसके बड़े बड़े दाने आपके पास, और एक उसी को आपने बारीक पीस दिया, क्या कर दिया, उसी को बारीक पीस दिया, फिर उसको अपन क्या कर रहे हैं, पानी में घोल रहे हैं, तो किसमें अभिक्रिया का वेग ज्यादा होगा, मतलब कौन जल्दी घुलेगा। तो जैसे कि आपको पता भी चल गया होगा कि जो पाउडर्ड फॉर्म में होगा, बारीक चूर्ण के रूप में पिसा हुआ होगा, उसमें वो जल्दी से फैलेगा, इसका मतलब अभिक्रिया का वेग जो है वो क्या होगा, ज्यादा। जैसे आप उसको पानी में डालोगे तो वो ज्यादा क्षेत्रफल क्या करेगा, कवर करेगा, ज्यादा क्षेत्रफल कवर करेगा, इसलिए अपन क्या बोलेंगे कि पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्यादा होने की वजह से अभिक्रिया का वेग क्या होता है, ज्यादा। तो क्वेश्चन जो है वो किस तरीके से पूछ सकते हैं कि जो बारीक चूर्ण होते हैं, मतलब अपने क्रिस्टलीय रूपों की अपेक्षा बारीक चूर्ण है, बारीक चूर्ण उनमें अभिक्रिया का वेग ज्यादा क्यों होता है, अपने क्रिस्टलीय रूपों की अपेक्षा बारीक चूर्ण के रूप में प्रयुक्त पदार्थों में अभिक्रिया का वेग ज्यादा क्यों होता है। तो उसका जो कारण होगा वो होगा क्योंकि बारीक चूर्ण के रूप में प्रयुक्त पदार्थ अधिक पृष्ठीय क्षेत्रफल घेरते हैं, जिससे अभिक्रिया का जो वेग है वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ठीक है, तो ये अपने पास जो 4 कारक है उनको आप नोट कर लें। उसके बाद में अब अपन देखते हैं क्रिया कारकों की सांद्रता का जो प्रभाव था वो अपने ग्राफ की सहायता से पहले भी देख रखा है। अब अपन देख रहे हैं जो ताप का प्रभाव है उसको विस्तार से। ठीक है, तो अभिक्रिया के वेग पर जो ताप का प्रभाव है उसको अपन अब देख रहे हैं। तो देखो, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि अभिक्रिया का जो वेग है उसके ऊपर ताप का समानुपाती का प्रभाव होता है अगर अभिक्रिया कौन सी है, उष्मा शोषी अभिक्रिया है। ठीक है, तो ताप के प्रभाव में पहली जो चीज है वो है यहां पर, वैसे जनरली क्या होता है, सामान्यतः ताप को कैपिटल टी से प्रदर्शित करते हैं और समय को स्मॉल टी से, लेकिन यहाँ पर एनसीईआरटी के बुक में भी ऐसे दे रखा है केटी और एक दे रखा है केटी प्लस 10। तो ये जो टी है ना, टी वो यहाँ पर समय नहीं है, ये ध्यान रखना। ठीक है, अब देखो एक चीज यहाँ पर सुन लो पहले, किसी भी अभिक्रिया में, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के ताप में 10 डिग्री सेंटीग्रेड की, किसी भी अभिक्रिया के ताप में 10 डिग्री सेंटीग्रेड की वृद्धि करने पर या 10 केल्विन की वृद्धि करने पर अभिक्रिया का जो वेग नियतांक होता है, अभिक्रिया का वेग नियतांक वो क्या हो जाता है, दोगुना हो जाता है। ठीक है, जैसे मैं ताप के प्रभाव में सबसे पहली जो चीज है वो बता रहा हूं आपको, ताप गुणांक, मतलब अभिक्रिया के वेग पर ताप का प्रभाव हो गया, मतलब ये हेडिंग जो आपके पास होगी वो होगी अभिक्रिया के वेग पर ताप का प्रभाव। तो ताप का प्रभाव मैंने आपको बता दिया था कि ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया का वेग बढ़ता है। उससे आगे जो फर्स्ट टॉपिक अपना है वो है ताप गुणांक किसे कहते हैं। उसके लिए आपको पहले एक लाइन लिखनी है, वो कौन सी है, किसी भी अभिक्रिया है ना, अभिक्रिया उसके किसी रासायनिक अभिक्रिया के ताप में प्रति का मतलब 10 डिग्री बढ़ा दिया, फिर 10 डिग्री बढ़ा देंगे, प्रति 10 डिग्री सेंटीग्रेड या 10 केल्विन की वृद्धि करने पर वेग नियतांक लगभग दोगुना हो जाता है। इसको लिख लो आप, ये बहुत ज्यादा काम में आएगा, इसके न्यूमेरिकल करेंगे तो उसमें बहुत ज्यादा यूज होगा ये। ठीक है, तो समझ में आ गई बात। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर यहाँ पर अगर देखा जाए तो इसको बराबर भी लिख सकते हो, बाकी लगभग बराबर लिख सकते हैं ऐसे ये। अब आपसे ताप गुणांक की परिभाषा पूछेंगे तो ये आपके सामने है, यहाँ पर किसी अभिक्रिया के ताप से 10 डिग्री सेंटीग्रेड अधिक ताप पर वेग नियतांक, किसी रासायनिक अभिक्रिया के दिए गए ताप से 10 डिग्री सेंटीग्रेड अधिक ताप पर वेग नियतांक मतलब केटी प्लस 10 तथा दिए गए ताप पर वेग नियतांक या वेग स्थिरांक के अनुपात को ताप गुणांक कहते हैं। तो इसे आपसे ये पूछ सकते हैं कि ताप गुणांक का मान कितना होता है, तो ताप गुणांक का मान होता है 2। कब, जब 10 डिग्री सेंटीग्रेड की वृद्धि करेंगे तब। ठीक है, अब एक चीज यहाँ पर ध्यान रखना कि जब भी अपन वेग नियतांक की बात करेंगे तो पहला वेग नियतांक को तो मानेंगे K1 और उसके बाद वाले को मानेंगे K2। तो K1 हमेशा 1 होगा, K1 हमेशा 1 होगा। जैसे एक एग्जांपल समझो, किसी अभिक्रिया का ताप 298 केल्विन है, इसमें से 10 बढ़ा दिया, 10 बढ़ाने का मतलब कितना हो गया, 308 केल्विन हो गया। तो K2 कितना हो जाएगा, 2। लेकिन अगर इसी को ऐसे लिख देते हैं कि मान लो किसी अभिक्रिया का ताप 293 केल्विन है और इससे अपन ने क्या कर दिया, 313 केल्विन कर दिया, तो K1 तो कितना होगा, K1 तो 1 होगा, लेकिन K2 कितना होगा, K2। अब आप सोचो K2 कितना होगा, तो मैंने क्या कहा था, प्रति 10 डिग्री में वृद्धि करने पर दुगना होता है। ठीक है, तो पहले वाला 10 बड़ा होगा इसके अंदर तो दुगना हो गया, फिर 10 बड़ा होगा तो उसका दुगना हो गया, उसका दुगना का मतलब 2 का दुगना। तो ऐसे
ये मैंने पहले बता दिया आपको कि K1 और K2 के मान है वो आपको पता लगने चाहिए। K1 हमेशा 1 होगा, K2 जो है ना वो कितना होगा, वो डिपेंड करता है कि ताप में परिवर्तन कितने का हो रहा है। ठीक है, अगर मान लो यहाँ पे 30 डिग्री का चेंज हो रहा होता 30 का, तो यहाँ पे आंसर 6 आता कि 8 आता। अगर 30 डिग्री का चेंज हो रहा होता तो आप कमेंट करके बताएंगे इस क्वेश्चन का आंसर। मैंने आपको बता दिया कि 10 का हो रहा है तो 2 आ गए यहाँ पर, 20 का हो रहा है तो यहाँ पर कितना आ गया 4। अब 30 का चेंज हो रहा होता 30, तो यहाँ पर K2 कितना होता, ये आपको कमेंट करके बताना है कितना आंसर उसका आएगा। अब इससे आगे बढ़ते हैं। ये चीज आपको समझ में आ गई होगी वेग नियतांक में किस तरीके से परिवर्तन होगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। सेकंड जो नंबर आता है वो आता है कि वेग नियतांक पर ताप की जो निर्भरता है, मतलब वेग नियतांक या वेग स्थिरांक, वेग स्थिरांक की ताप पर निर्भरता। पहली जो चीज है वो है कि वेग स्थिरांक पर ताप की निर्भरता को बताया किसने, तो जिन्होंने बताया था उनका नाम था आरेनियस। क्या नाम था? आरेनियस। इसलिए इसी निर्भरता वाले को ही अपन बोल देते हैं आरेनियस सिद्धांत। क्या बोल देते हैं? आरेनियस सिद्धांत। ठीक है, तो देखिए आरेनियस ने क्या किया, आरेनियस ने अभिक्रिया के ताप और वेग नियतांक में एक संबंध व्युत्पन्न किया या संबंध बताया या संबंध स्थापित किया, ऐसे बोल सकते हो आप। संबंध स्थापित किया जो ये है K बराबर A e की पावर माइनस EA अपॉन RT। यहां पर K जो है ना K, वो तो क्या हो गया, वो ही वेग स्थिरांक। A जो है A, उसको बोलते हैं आरेनियस गुणांक। क्या बोलते हैं? आरेनियस गुणांक। और E है ना E, उसको चरघातांकी बोलते हैं। इसलिए इसका एक नाम और हो सकता है, चरघातांकी से पहले आ रहा है ये, तो पूर्व चरघातांकी, पूर्व चरघातांकी गुणांक एक दूसरा नाम होता है इसका। फिर ये जो होता है ये, उसको बोलते हैं सक्रियण ऊर्जा। क्या बोलते हैं? सक्रियण ऊर्जा। आर को बोलते हैं गैस नियतांक। क्या बोलते हैं? आर को गैस नियतांक, जिसका मान आप याद रखोगे 8.314 जूल केल्विन इनवर्स और मोल इनवर्स। ठीक है, और टी है ना, टी वो आपको पता ही है, टी क्या है यहाँ पर? ताप है। आगे बात समझ में इतनी। अब देखो ये जो ग्राफ है, ये जो इक्वेशन है, समीकरण है, उससे अपन एक ग्राफ बनाएंगे। उसके लिए करना क्या होगा? उसके लिए करना ये है कि समीकरण नंबर 1, देखो मैं फिर बता रहा हूं आपको कि ताप की निर्भरता, वेग स्थिरांक पर ताप की निर्भरता यहाँ से प्रदर्शित हो गई है। आरेनियस ने बताया था, ये अपने पास एक संबंध इन्होंने स्थापित किया वेग नियतांक और ताप के बीच में, ये सब चीजें मैंने बता दी। अब अपन क्या कर रहे हैं, जो समीकरण 1 है, ये जो समीकरण 1 है उसका लोग ले रहे हैं, लोग। क्या ले रहे हैं? लोग। अब लोग लेने के बाद लोग ई की बेस में लेते हैं ना, तब इसको ln भी लिख सकते हैं, ln। लोग ई और ln जो है वो एक ही होते हैं, इसी चैप्टर में मैंने आपको बताया है। तो मैं इसको ln के रूप में लिखूंगा, तो क्या आ जाएगा? ln के बराबर ln a माइनस ई की बेस में था ये, इसलिए ऐसे हट जाएगा, ये आ जाएगा। इसी को दूसरे रूप में लिख रहा हूं मैं, ln के बराबर माइनस EA अपॉन R। देखो कुछ भी नहीं किया मैंने, ये जो ln के है उसको ln के यहाँ पे लिख दिया। ये तो माइनस EA अपॉन RT था, उसको यहाँ पे लिख दिया है। ये प्लस का था इसलिए प्लस का लिखा हुआ है। इसलिए लिखा है कि इससे ग्राफ अपन आसानी से अब बना पाएंगे। तो ग्राफ की जो समीकरण था वो कौन सा था? y बराबर mx प्लस c। ठीक है, आपने इसको नोट कर लिया होगा, मैं इस तरफ ग्राफ बना के बता रहा हूं। ठीक है, तो देखो y और x तो क्या हो गई? अक्ष हो गई, अक्ष क्या हो गई? अक्ष हो गई। यहाँ पर इधर y एक्सिस में कौन आ जाएगा? log k। ठीक है, और इस तरफ क्या आ जाएगा? 1/t। ये एग्जाम में पूछा हुआ है कि ln k और 1/t में कौन सा ग्राफ बनता है। फिर देखो ये जो ढाल है वो कैसा है? ऋणात्मक। और ऋणात्मक ढाल की वजह से ग्राफ की जो लाइन है वो ऊपर से स्टार्ट होगी, लेकिन यहाँ पे नीचे टच नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पर c उपस्थित है। c का मान कितना है? ln a। और जो m है ना, m ढाल जो है वो कितना है? माइनस EA अपॉन R। तो ये ग्राफ है ना, ये एक इंपॉर्टेंट ग्राफ हुआ।
जो इस समीकरण से लिया, इस समीकरण का log लेकर इस तरीके से अपन इसको लिख सकते हैं। अब उसके बाद में देखो, अगर ताप को चेंज कर दिया जाए, ताप जो उसको परिवर्तित कर दें, ताप को T1 और T2 के रूप में लिखा जाए, तो अपने पास एक समीकरण आएगा और उस समीकरण के द्वारा अपन जो एक क्लास है उसके अंदर जो है सक्रिय ऊर्जा है उसका मापन करने के लिए कुछ न्यूमेरिकल्स देखेंगे। आपको ऐसे कह दिया जाए कि ताप है ना, ताप वो कितना है, T1 है, T1। तो T1 ताप पर क्या हो जाएगा, ln K1 और माइनस EA अपॉन R T1 और प्लस log ऑफ A। इसको मैं समीकरण नंबर 2 देता हूं, इसको फर्स्ट दे दिया था अपन ने। ताप क्या कर दिया जाए, T2 कर दिया जाए, T2। तो T2 ताप पर क्या हो जाएगा, ln K2 बराबर माइनस EA अपॉन R T2 और ln A। ये हो गया समीकरण नंबर 3। अब अपन क्या कर रहे हैं यहाँ पर, समीकरण 3 में से समीकरण 2 को घटाने पर, माइनस का मतलब घटा दिया, तो क्या कर रहे हैं, ln K2 माइनस ln K1 ये कर रहे हैं। तो ln K2 क्या है यहाँ पर, माइनस EA अपॉन R T2। ठीक है, अब देखो ये जो है ना, ये इसको मैं लिख नहीं रहा हूं क्योंकि यहाँ पर कैसा है, ये पॉजिटिव है, और जब इसको लिखेंगे इसको तो कैसा हो जाएगा, नेगेटिव। तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, कैंसिल। ठीक है, उसके बाद में देखो इसको अपन लिखेंगे इधर, तो ये माइनस और ये माइनस क्या हो गया, प्लस। तो प्लस EA अपॉन R T1। अब ये क्या हो गया, log K2 माइनस log K1, जिसको लिख सकते हैं K2 अपॉन K1। क्या लिख सकते हैं, K2 अपॉन K1। प्लस वाले को मैं पहले लिख रहा हूं और कॉमन ले रहे हैं अपन, तो E अपॉन R कॉमन आ गया। प्लस वाले को पहले लिख दो, 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2। और अंतिम जो सूत्र अपने पास आएगा, इसका अंतिम जो सूत्र होगा उसमें अपन इसको log 10 में चेंज कर देंगे, log में चेंज कर देंगे, तो K2 अपॉन K1 इस तरीके से हो जाएगा, K2 अपॉन K1 बराबर, जब भी इसको चेंज करते हैं तो मैंने बता रखा है आपको कि 2.303 से गुणा कर देते हैं। यहाँ पर लघुत्तम क्या आ गया इसका, T1 T2 और ऊपर आ जाएगा T2 माइनस T1। तो ये सूत्र आपको याद रखना है। इस सूत्र की सहायता से EA सक्रिय ऊर्जा का मान ज्ञात किया जाएगा। K1 और K2 के मान में परिवर्तन किस तरीके से होता है मैंने आपको यहाँ पर बता दिया था। K1 हमेशा 1 होगा और K2 जो दिया गया ताप है उसमें कितने का परिवर्तन हो रहा है उसके ऊपर निर्भर करता है। अभी अपने पास जो आर्यनीय सिद्धांत है वो कंप्लीट नहीं हुआ है। आर्यनीय सिद्धांत की कुछ थ्योरेटिकल अवधारणाएं भी होती हैं, वो भी मैं बताऊंगा नेक्स्ट क्लास के अंदर। और उसके अलावा और 2-3 तरह के ग्राफ इसके अंदर बनते हैं, तो आप इसको नोट कर लीजिए। और ये वाला जो समीकरण है इसका आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो आज की क्लास को अपन उसमें इतना देख लिया अपन ने आर्यनीय सिद्धांत से संबंधित। नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें अपन देखेंगे कि जो इसकी थ्योरेटिकल अजम्पशंस दे रखी है, अवधारणाएं दे रखी है, उनको देखेंगे। तो इसी तरीके से आप चैनल के साथ बने रहिए। अगर वीडियो आपको अच्छे लग रहे हैं तो इनको लाइक करके ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट तक आप इनको शेयर कीजिए, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।